Yes, students, welcome to your social science class. Today our topic will be government. It's your chapter 3 of political science. So we will start our chapter. गवर्नमेंट बेटा गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज जैसे अब हमारे घर में मम्मी पापा है, हमारे कोई भी हम जैसे आप ब्रदर सिस्टर हैं या ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं, आपकी कोई भी किसी भी मैटर पे डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है या आपको कोई भी चीज चाहिए या आपको लुक आफ्टर करने की बात हो या आपकी नीड्स की बात हो, एवरीथिंग इज लुक आफ्टर बाय योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स को कौन लुक आफ्टर करता है? पेरेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। सो एक ये हायरार्की बनी होती है बेटा, एक चेन बनी होती है कि जैसे बच्चों को पेरेंट्स देखते हैं, पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स देखते हैं, तो इस तरह से हमारी जो नीड्स फुलफिल होती हैं। अब ये हो गई हमारे एक छोटे से घर की बात। अभी कॉलोनीज की बात करें या विलेजेस की बात करें तो वहां पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वी यूज टू गो टू ओवर सरपंच। हम सरपंच जी के पास जाते हैं और उनसे अपनी बात कहते हैं कि हमें ये सो एंड सो प्रॉब्लम है। अब जो सरपंच है दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है बेटा जो डिसीजंस लेते हैं, जिनके पास पावर्स होती हैं, जिनकी अथॉरिटीज होती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। A government is an important and essential component of a country. Imagine a situation in your class without a teacher. अब आप अपनी क्लास में ही डिसाइड कीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन जब टीचर ही ना हो और स्कूल विदाउट अ प्रिंसिपल, there would be a lot of confusion and noise. So we will find it if necessary to have somebody or some system to control the situation. हमें कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है बेटा, एक ऐसी पावर चाहिए होती है जो हमें कंट्रोल कर सके। Likewise, to maintain law and order and to ensure cooperation among people, a government is needed for the country. The powers and functioning of a government differ from one country to another. Government is a system by which a state is governed. In a democratic country, a government functions according to the कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर ये लॉ बना होता है कि सारा कि हमारे क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट की नीड क्यों है? गवर्नमेंट की नीड इसलिए है बेटा, मान लो कि अगर कोई भी कानून ना हो देश के अंदर, तो जिसका जो मन चाहेगा वो वही काम करेगा। जिसका मन चाहेगा वो कहीं पे मतलब पार्क को तोड़ के बिल्डिंग बना लेगा, जिसका मन करेगा उसकी बिल्डिंग को गिरा के पार्क बना देगा। तो किसी का भी मन करेगा किसी को मार के चले जाएंगे, किसी का घर लूट लेंगे, कोई सड़क तोड़ देगा या कोई सड़क बनाएगा नहीं, सड़क की लाइट चोरी कर लेगा। तो ये सब चीजों को लुक आफ्टर करना, क्योंकि हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। हम हम जी ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट के बिना। इमेजिन करो कि कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना हो। हमें पता है कि अगर हम गलत काम करेंगे, कोई भी गलत काम करता है तो उसे पता है कि उसे पुलिस पकड़ेगी, उसे सजा होगी, उसे किसी भी तरह की पनिशमेंट मिल सकती है। बट मान लीजिए कि उसको लगे कि कोई उसे पनिशमेंट देने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, हर कोई अपनी मन मर्जी करेगा। आप भी घर में गलत काम करते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं मम्मा का कहना नहीं मानूंगा या अपने घर के आपके जो भी रूल्स बने होते हैं तो उसको नहीं फॉलो करोगे तो मम्मा से डांट पड़ेगी। तो वो जो एक वो क्यों है, वो डर क्यों है? वो डर इसलिए कि सिस्टम बना रहे। तो सिस्टम को बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट की नीड होती है। एग्जैक्टली व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन टू रन अ कंट्री। जो एक डिसीजन करती है कंट्री को रन करने के लिए। It refers to the group of people who are responsible for controlling a country or state. In fact, it is an administrative organ of a region or a country. It is a system by which people are governed. Government एक system है बेटा जिससे people को गवर्न किया जाता है, लोगों को मतलब उनका जो देश है उनका सिस्टम है उसको चलाया जाता है। हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है वो मैंने आपको बता दी है कि हमें नीड क्यों है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट ना हो तो हर कोई अपनी मनमर्जी करेगा, जिससे देश क्या हमारा रहना एक दिन के लिए भी इम्पॉसिबल है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सबसे पहले गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन है लॉ एंड ऑर्डर को बनाना। इट इंश्योर्स दैट लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स द लॉ फॉर द पर्पस। मतलब कोई भी क्राइम नहीं कर सकता, उसको पता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड बेसिक फंक्शन जो है इसका प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज कौन सी है बेटा? अब आप घर से बाहर निकले, आपको टूटे फूटा रास्ता मिले, आगे जाए, रात को कहीं से वापस आने, वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई बीमार हो जाए वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है। तो दीज ऑल आर द बेसिक फैसिलिटीज विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। गवर्नमेंट बिल्ड्स द रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रोवाइड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टल, रेलवे सर्विसेज, बस सर्विसेज, एयर सर्विसेज। ये सब गवर्नमेंट के अंडर आता है बेटा। और ये सब बेसिक लाइफ है जो हमारी लाइफ को सिर्फ बेसिक लाइफ नेसेसिटीज को फुल करती है, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं। एक्ट ऑन सोशल एक्शन ऑन सोशल इश्यूज।
It take action on many social issues. For example, it makes several programs and implements them to help the poor. It also makes various laws to prevent family particide, मतलब जो गर्ल चाइल्ड की हत्या होती है एंड सो ऑन, अदर भी सोशल इश्यूज होते हैं जो गवर्नमेंट जिसको अब कोरोना पेंडेमिक की भी ही बात करूं मैं आपको, सबसे बड़ा गवर्नमेंट का रोल यहाँ से दिखाती हूँ कि जितना बड़ा भी रोल आया, जब सबसे पहले कोरोना पेंडेमिक के अंदर हमें लॉकडाउन दिया तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, बिकॉज द डिस्कस कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी फैल जाएगा। जो आज की क्रिटिकल कंडीशन है ये हम लोगों को बेटा मार्च में ही फील हो जाती कि अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ना उठाती। गवर्नमेंट ने उसके लिए जितना भी, जैसे टेस्ट के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, अभी गवर्नमेंट ही कर रही है। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स मिलते हैं तो वो वहां से टेस्ट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू कर रही है। अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस ना इशू करती तो कोई भी अपनी मनमर्जी करता, तो सोचिए देश का कितना बुरा हाल हो जाता। सो it works for the benefit of the people. प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, ये हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है कि मतलब मान लो कोई भी हमारी जो नेबरिंग कंट्री है या कोई और कंट्री अगर हमें अटैक करती है तो आर्मी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, दे लुक आफ्टर कि हम जो लोग अपने घरों के अंदर रह रहे हैं वो शांति से रह सके। उसके लिए उन्होंने आर्मी पीपल को बाउंड्रीज पे ड्यूटी दी हुई है। अंडरटेक रिलीफ मेजर, मान लीजिए कहीं पे, जैसे अब ये भी एक रिलीफ मेजर चल रहा है कोरोना के अंदर भी, जो ये पेंडेमिक है इसमें भी ऐसे कोई और डिजास्टर्स कहीं पे आ जाते हैं, बाढ़ आता है, तूफान आता है, तो गवर्नमेंट उनको भी रिलीफ फीचर्स मतलब उनको देती है, रिलीफ मेजर्स देती है। उनको फ्री में दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, खाना प्रोवाइड किया जाता है। अब भी जब पेंडेमिक हुआ था बेटा, जब सब लोग एकदम से लॉकडाउन हो गए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेली बेसिस पे अर्न करते थे और खाते थे, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी खाना पहुंचाने की बहुत कोशिश की है। इवन वॉलेंटियर्स, जो वॉलेंटियर्स होते हैं बेटा जो अपने आप से हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, वॉलेंटियर्स ने भी दिया है। तो हम ये एक गवर्नमेंट ने इस तरह से हम लोगों को हेल्प करती है। मेक लॉज फॉर एवरीवन, द गवर्नमेंट मेक रूल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स और इंटरेस्ट of each of its citizens, otherwise the interest of the people of different groups or communities may clash। मतलब वो हर एक गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, सबको ध्यान में रख के लॉज बनाए जाते हैं। इस तरह से बनाए जाते हैं कि पूरा देश में जितने भी लोग हैं हर किसी को इक्वल बेनिफिट, इक्वल राइट्स मिल सके। द गवर्नमेंट हैज मेड द रूल्स टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करना है। अब 14 साल से जो भी छोटा बच्चा है वो कोई भी काम पे नहीं लग सकता। अगर कोई भी, मान लीजिए दुकानदार कोई 14 साल से छोटे बच्चे को अपने पास जॉब देता है तो वो भी गलत काम करता है, उसके लिए उसको गवर्नमेंट फाइन इम्पोज कर सकती है। द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स रिलेटेड टू द इशू, दस इफ अ पर्सन कंप्लेंट्स, अगर गवर्नमेंट को, वही मैं चीज बता रही हूँ कि अगर कोई कंप्लेन कर देता है कि ऐसे 14 साल से छोटा बच्चा इस शॉप पे काम करता है तो उस दुकान के मालिक को गवर्नमेंट पकड़ के पनिश कर सकती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं कि बेटा हर कंट्री में एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। डेमोक्रेसी, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें क्या होता है, पीपल आर सुप्रीम। एक चीज आपको याद रखनी है, डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है बेटा जिसमें पीपल, दिस इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसमें गवर्नमेंट जो होती है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाती है। इसमें लोग ही अपना नेता चुनते हैं और लोग ही उसको मतलब जो नेता अब लोगों के द्वारा चुना गया वही उसको काम करता है लोगों के लिए, ठीक है। इलेक्टर्स वोट द, अब वही हो गया, दीज इलेक्टेड पीपल्स, वही इसमें करते हैं, दीज इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल, इट हैज टू एक्सप्लेन। अब इसमें जो भी बेटा हमारा नेता जो भी काम करता है उसको अपना सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट के पास जितने भी फंड्स होते हैं, अब मान लीजिए देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, हमारी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर्स है, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अस। हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपके, हमें स्टेट में, मान लीजिए हम स्टेट के चीफ मिनिस्टर से भी पूछ सकते हैं कि स्टेट को इतना फंड मिला था, ये फंड कहाँ गया, तो एक्सप्लेन कीजिए। दे आर बाउंड टू एक्सप्लेन अस। मोनार्ची क्या होता है कि इसमें जो हेड होता है रॉयल फैमिली, जो एक कह सकते हैं कि किंग की फैमिली या जो रॉयल फैमिली होती है, इज द हेड ऑफ द नेशन। वो जो सबसे बड़ा नेता होता है वही वहां का, मतलब जो सबसे बड़ा राजा होता है, राजा का जो हेड पर्सन होता है वही पूरे देश का नेता होता है। The monarch or the king or the queen is succeeded by his or her closest relative। अब पहले मान लीजिए एक बड़ा पर्सन है तो उसके बाद जो उनसे छोटा पर्सन होगा उनकी फैमिली में
उनकी डेथ के बाद वो छोटे वाला पर्सन आगे नेता बनता जाएगा। तो इस तरह से वो लोग हायरार्की में अपनी चलते जाते हैं आगे, हेरिडिटरी सक्सेशन मिलता जाता है। इन द सिस्टम द मोनार्च टेक द डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एडवाइजर। द किंग्स और द क्वींस डू नॉट एक्सप्लेन देयर, बट यहाँ पे क्या हो गया कि एक मोनार्ची है उनकी, वो दे आर नॉट बाउंड टू एक्सप्लेन, वो नहीं बताते, उनका जैसे मन चलता है वो वैसे अपनी प्रजा को चलाते हैं। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में क्या होता है बेटा, पीपल हैव नो राइट्स एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन मैन। यहाँ पे सिर्फ वन मैन को डिक्टेटरशिप होती है, दैट इज द देयर इज अ सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर। यहाँ पर सिंगल रूलर होता है एब्सोल्यूट पावर्स के साथ, वही सब कुछ चलाता है। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर आइदर थ्रू अ मिलिट्री टेक ओवर और बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर। दिस इज इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बिल्कुल भी कोई, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान एंड सद्दाम हुसैन ऑफ इराक आर एग्जांपल ऑफ सच डिक्टेटर्स। बेटा इसमें क्या है कि पब्लिक को बोलने का कोई भी राइट नहीं है, जो भी काम करेंगे वो खुद करेंगे, ना ही वो पब्लिक को आंसरेबल है। अब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल। वो इन रूल्स के द्वारा ही लोगों को चलाते हैं, और रूल्स भी कौन बनाते हैं, जनरल पब्लिक ही बनाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी इज यूजुअली मेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। आज के टाइम में ऐसा कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी बेटा एक रिप्रेजेंटेटिव बन गई है, सिर्फ एक नाम के तौर पे बन गई है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, कि कुछ फैक्ट्स में हो भी जाता है। तो दिस इज बिकॉज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट। अब पीपल क्या है, डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। आजकल जो है कि गलत तरीके से भी लोग काम कर लेते हैं, कि वोट्स ले लेते हैं, तो उस तरह से चल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स दैट ऑल द एडल्ट इन द कंट्री, इसमें यूनिवर्सल यूएएफ होता है, यूएएफ में होता है कि जितने भी एडल्ट पर्सन है, 18 साल से बड़े लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। इन द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ओनली मैन, पहले क्या होता था बेटा, सिर्फ जेंट्स को अधिकार होता था वोट देने का। तो इसके लिए भी आगे केस स्टडी आएगी, हम उसको स्टडी करेंगे कि कैसे धीरे धीरे लेडीज को भी अधिकार मिला। उनको ये लगता था कि सिर्फ जो यंग पीपल है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, लेडीज को वोट देने का अधिकार नहीं था। दे वर थिंकिंग दैट दे आर द फिजिकली वीक एंड दे आर नॉट हैविंग द पावर टू थिंक वाइसली। उनको लगता था कि लेडीज अच्छे से सोच नहीं सकती हैं। अब इसके ही लिए एक केस स्टडी है स्टूडेंट्स, द सफरजेट मूवमेंट। सफरजेट मूवमेंट क्या हुआ बेटा, सफरजेट मूवमेंट एक मूवमेंट था राइट टू वोट के लिए। इसमें ये विमेन्स के द्वारा चलाया गया था। इट वाज इन द एंटायर यूरोप एंड यूएसए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वीमेन सफरज मूवमेंट बिकॉज ऑफ द टर्म सफरज यूजली मीन्स, सफरज का मतलब होता है राइट टू वोट। यहाँ पर क्या था कि बेटा जो पुअर पीपल थे और वीमेन्स थे, उनको बिल्कुल ही राइट नहीं था वोट करने का। वहां पे एक स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस, मतलब ये होता है कि हम बिना, प्रेजुडिस होता है कि जैसे हम बिना बात को सुने ही विश्वास कर लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, लेडीज को अधिकार नहीं है। तो वो एक थिंकिंग थी लोगों के माइंड में कि वीमेन्स आर नॉट फिट फॉर द वोट, तो उनको अधिकार नहीं था वोट देने का। दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेडीज ने मूवमेंट स्टार्ट किया 1848 में अमेरिका में, और ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ 1870 में। और इसने क्या हुआ कि ये जब इसको पूरा पावर कब मिली, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो लेडीज ने अपने आप को प्रूव किया। इन्होंने क्या किया कि जैसे वो लोग वहां पर लड़ रहे थे, और इन्होंने क्या किया कि पब्लिक प्लेसेस पे रैली की, और उसके बाद इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया। इसके बाद एज ए रिजल्ट वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में उनको 1893 में मिला वोट करने का अधिकार, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, यूएसए में 1920 में, यूके में 1928 में। But it is to the credit of India that even its first general election held in 1952 was based on the principle of but। अब इसका सारा क्रेडिट इसको जाता है कि इंडिया को, कि जब इसमें 1952 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, तो वो यूएएफ पे हुए थे, मतलब जितने भी 18 साल से बड़े लोग थे उन सबको वोट देने का अधिकार था। द एंटी अपार्ट स्ट्रगल, अब ये किस लिए था बेटे, ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था। अपार्ट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर के ऊपर। इन साउथ अफ्रीका पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। ब्लैक्स वर द नेटिव पीपल व्हाइल व्हाइट केम फ्रॉम द आउटसाइड टू सेटल देयर। अब ब्लैक जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे साउथ अफ्रीका के, और व्हाइट पीपल बाहर से आए थे। इंडियन केम हियर एज लेबरर, इंडियन भी यहाँ पे लेबरर की तरह आए थे।
There were a law according to which black was separated from the black people को white people से अलग कर दिया गया. They were not given the right to vote. There was no intermixing among races. There was separate public facilities and different, वहाँ पर सब educational facilities, सब facilities अलग अलग कर दी गई. There were separate hospital, ambulance, मतलब इतना सब कुछ भी अलग अलग कर दिया गया. सोचो जिसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि मतलब तुम ब्लैक हो तो तुम इसमें जाओगे, तुम व्हाइट हो तो तुम इसमें जाओगे. कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही गलत था. The best land in the country was reserved for the whites, whereas non-whites had to live on the worst available land. और जबकि ये ब्लैक नेटिव पीपल, वहाँ के नेटिव पीपल थे, फिर भी उनको कोई अधिकार नहीं था. व्हाइट पीपल को सब कुछ मिला हुआ था. The blacks and colored people were forced to learn Afrikaans language in school. This was the language that was spoken by the whites. द स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म स्टार्ट मेनली, इनका स्ट्रगल भी 1970 में स्टार्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड मतलब इनके ऑल ओवर फैल गया. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला बिकम द प्रोमिनेंट. अब जो नेल्सन मंडेला के अंडर ये स्ट्रगल चला था. एंड अल्टीमेटली इन 1991 प्रेसिडेंट FWD क्लार्क अबॉलिश्ड अपर्थ लॉस. उन्होंने ये लॉ को खत्म कर दिया. इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई. अब last case हम case in India, 3 cases are there in your chapter. Before independence, India was also witness discrimination. इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. ऑन सर्टेन बेसिस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट. यहाँ पे भी कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था. बट आर ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स लाइक गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड इट. इन सच प्रैक्टिसेस वाज यहाँ पर मतलब ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो. इंडिया के अंदर तो बेटा बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत गलत रीति रिवाज थे जो इंडिया के अंदर थे. वो सब यहाँ के जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने दूर किया इसको. गांधी जी rightly demanded that every adult in India should be given the right to vote. Only a small minority cannot be given the right to decide the fate of the majority. उन्होंने कहा कि एक थोड़े से लोग मिलके पूरे इतने बड़े देश का भाग्य नहीं डिसाइड करेंगे. सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. The person who honestly works day and night should not be deprived of voting for the crime of being a poor man. वो कह रहे हैं कि जो लोग दिन रात काम करते हैं उनको मतलब उनको इस अधिकार से दूर नहीं रखना चाहिए. हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए. देन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. बेटा लोकल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट होती है? द गवर्नमेंट इन अ विलेज, जो हमारी लोकल बिल्कुल हमारे पास की जो गवर्नमेंट होती है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं. द गवर्नमेंट डील्स विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लोकल पीपल. अब जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ सरपंच के पास जाएंगे. हम अपने अगर सिटी में रहते हैं तो जिला परिषद के पास जाएंगे, म्युनिसिपल कमेटी में जाएंगे. तो दीज आर वर्किंग एट द local level. These all levels in detail you will study in the different next classes. State level, state जो state को look after करता है, that look after the matter of the state. The government that at the state level is called the state government, जो state के matters को देखता है. और national level government होती है जो कंट्री के मैटर्स को देखता है. तो हर एक लेवल पे एक जो मैटर्स को देखा जाता है. जैसे अब आपकी क्लास की प्रॉब्लम है वो क्लास टीचर देखेगी. अब आपके स्कूल की प्रॉब्लम है तो वो प्रिंसिपल मैम देखेंगी. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो जाते हैं. दैट डिपेंड्स कि अब कौन सा लेवल की प्रॉब्लम है तो हम उसी लेवल की गवर्नमेंट के पास जाके डिस्कस करते हैं उस चीज को. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर. वीडियो बना रहे थे.